इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। अप्रत्यक्ष विधि से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए वही तीनों एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अपन कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए अपने को हमें क्वेश्चन में या तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ होता है या नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता, P&L अकाउंट का बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने को कहाँ से स्टार्ट करना है वो अपन डिसाइड करेंगे, जो भी अपने पास बैलेंस है, जो भी सूचना उसके द्वारा। अपन ये चलते हैं कि मान लीजिए कि P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में बैलेंस शीट से जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एज पर क्लोजिंग बैलेंस शीट, वहां से अपन स्टार्टिंग करेंगे, उससे शुरुआत करेंगे। तो बैलेंस कहाँ से लेंगे? बैलेंस शीट से लेंगे। जो क्लोजिंग बैलेंस शीट अपने को दे रखी है उसके हिसाब से P&L अकाउंट का क्या बैलेंस है उसको लेंगे, उसमें लेस कर देंगे क्या? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर ओपनिंग बैलेंस शीट। यानी ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था, दोनों का डिफरेंस अपन नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन, यानी कि जो प्रॉफिट साल के दौरान उसमें ट्रांसफर किया, वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, आफ्टर अप्रोप्रिएशन वो बैलेंस शीट में जाता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का वो डिफरेंस होता है। तो अपन ने ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट किया, उसमें लेस ओपनिंग बैलेंस आया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन। अब इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अप्रोप्रिएशन ऐड कर दें तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट में अप्रोप्रिएशन करते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन आ जाता है। तो इसमें अप्रोप्रिएशन सच एज कौन कौन से? प्रोपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड, ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, और इस तरह के कोई भी फंड्स में जो है ट्रांसफर किया गया है पैसे को, उसको अपन वापस ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नॉर्मली क्या होता है कि अपन P&L अकाउंट बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट जो लास्ट में बचता है, उस प्रॉफिट में से अपन ये प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या अन्य डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड या अदर कोई रिजर्व है उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के बाद की प्रोसेस है, और उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ अपन उल्टे सिस्टम से चले, बैलेंस शीट का बैलेंस अपन लेके चले हैं, क्लोजिंग बैलेंस लिया, उसमें ओपनिंग घटाया, उसके बाद अप्रोप्रिएशन जोड़ दिए, तो नोट प्रॉफिट फॉर द ईयर। यदि अपने को क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो अपन शुरुआत यहीं से कर सकते हैं, फिर अप्रोप्रिएशन और इनके अपने को करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ले लिया अपन ने, इसमें क्या करेंगे? लेस कर रहे हैं, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, जैसे इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स है उनको लेस कर देंगे, सच एज इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इनको लेस कर देंगे। क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड अपन अदर एक्टिविटीज है, जो दूसरी वाली एक्टिविटीज हैं, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, उनमें शामिल होता है, तो यहाँ उनको लेस कर देते हैं। फिर ऐड अपन ने किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस सच एज इंटरेस्ट पेड लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर को भी अपन ऐड कर देंगे, और अदर जो भी एक्सपेंसेज है उनको ऐड कर देंगे। तो ये जो ऐड और लेस करने के बाद जो आएगा प्रॉफिट, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। यानी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड चेंज करने से पहले जो बैलेंस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो आ जाएगा, उसके बाद अपन उसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये प्रोविजन है या डेप्रिसिएशन का है या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, इनको अपन नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, इनको ऐड कर देंगे। इसी प्रकार लेस कर देंगे नॉन कैश इनकम सच एज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यानी नॉन कैश इनकम है उनको अपन लेस कर देंगे। उसके बाद ये आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें ऐड करेंगे क्या? इंक्रीज इन ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में अगर इंक्रीज है
और करंट एसेट्स में अगर डिक्रीज है तो दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, यानी करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज, करंट एसेट्स की डिक्रीज को लेस करेंगे, करंट एसेट्स की इंक्रीज को और करंट लायबिलिटीज की डिक्रीज को। ये करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, यानी कि ऑपरेशन से कितनी कैश जनरेट हुई ये कैलकुलेट हो जाएगा। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट होने के बाद उसमें से अपन इनकम टैक्स पेड घटा देंगे और इनकम टैक्स का कोई रिफंड है तो वो ऐड कर देंगे। तो उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर इनकम टैक्स बट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उनसे पहले का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नॉट रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, ये किससे रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से नहीं होनी चाहिए, उनको अपन ऐड कर देंगे। और यदि इन्हीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स से जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है उससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो उसको लेस कर देंगे, यानी इनफ्लो हो रहा है कैश का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से तो ऐड करेंगे और आउटफ्लो हो रहा है तो लेस कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इस प्रकार ज्ञात हो जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के बाद आपने वो कैलकुलेशन किसकी करनी है, दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी कैश फ्लो की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वह केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने में ही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें डिफरेंस है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में चाहे प्रत्यक्ष विधि हो चाहे अप्रत्यक्ष विधि हो, ये दोनों एक ही तरह से कैलकुलेट होते हैं, एक ही मेथड है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने में प्रत्यक्ष विधि में अलग तरीका है, अप्रत्यक्ष विधि में अलग तरीका है। अब देखिए अपने को कैलकुलेट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, अपन इसको फिर रिपीट कर लेते हैं। इसमें परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कैश आउटफ्लो है इसलिए ब्रैकेट में दिखा देंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी कैश आउटफ्लो है इसलिए ब्रैकेट में दिखा देंगे, और परचेज ऑफ नॉन ऑपरेटिंग करंट एसेट्स ये भी कैश का आउटफ्लो है इसलिए ब्रैकेट में दिखाएंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कैश का इनफ्लो है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैश का इनफ्लो है, सेल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग करंट एसेट्स ये भी कैश का इनफ्लो है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों कैश के इनफ्लो हैं। इस प्रकार आउटफ्लो वाली आइटम ब्रैकेट में दिखा देंगे, इनफ्लो वाली आइटम ओपन दिखाएंगे और दोनों का जोड़ करेंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। वो चाहे प्लस में या माइनस में दोनों ही हो सकता है, नेट कैश फ्लो या कैश आउटफ्लो भी हो सकता है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए सेम है, जो डायरेक्ट मेथड में जिस तरह से कैलकुलेट किया था वैसे इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें दिया है जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे तो इनफ्लो होगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में भी इनफ्लो होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की प्रोसीड्स आएगी तो भी इनफ्लो होगा, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट तो इससे भी इनफ्लो होगा, और ये डिक्रीज होगा बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का बैलेंस तो आउटफ्लो हो जाएगा। इसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेंगे तो आउटफ्लो होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का भी रिडम्पशन करेंगे तो रीपेमेंट करेंगे तो ये भी कैश का आउटफ्लो होगा। रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस एंड लीज लायबिलिटी करते हैं तो भी कैश का आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो में दिखा देंगे, इंटरेस्ट पेड भी आउटफ्लो ब्रैकेट में दिखाएंगे, डिविडेंड पेड भी है तो आउटफ्लो होगा कैश का इसलिए ब्रैकेट में दिखा देंगे, और इन सबका टोटल करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आइटम्स का टोटल करेंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना है ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इस प्रकार ये कैलकुलेट होने के बाद तीनों जो बैलेंस है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों का जो अलग अलग कैलकुलेट किया उनको एक साथ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो आ जाएगा, तीनों एक्टिविटीज का नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा।
उसको उसमें अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग जोड़ देंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जोड़ देंगे तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएंगी, जो कि अपना क्लोजिंग कैश बैलेंस है उसको शो हो जाएगा। अब ये जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है अपने को, कुछ बैलेंस दिए हुए नहीं होते, तो उनको भी अपन समझ लेते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मली क्या होता है कि फिक्स एसेट्स के बारे में कुछ सूचनाएं इनकम्प्लीट होती हैं, या तो वो कितनी परचेज की ये कैलकुलेट करना पड़ जाता है अपने को, या डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना पड़ता है, या लॉस का अमाउंट निकालना पड़ता है, या प्रॉफिट ऑन सेल कितना है वो निकालना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपन सामान्यतः क्या करते हैं कि फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अपने को बैलेंस शीट से मिल जाते हैं, दोनों बैलेंस मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उनको अपन फीड कर लेंगे, और जो बाकी बचा है वो बैलेंसिंग फिगर निकल जाता है। यदि अपने को सेल दे रखी है तो कैश बाय कैश लिखेंगे क्रेडिट में। डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे रखा है तो वो भी क्रेडिट में आ जाएगा। बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से लॉस ऑन सेल है वो आ जाएगा, या अपन कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट एंड सेल है तो वो डेबिट में आ जाएगा, और परचेज की है तो अपने वो डेबिट में आ जाएगा। यानी कि अकाउंट बनाकर अपन इसको जो भी सूचना अपने पास है वो इस अकाउंट फॉर्मेट में रखेंगे, और जो डिफरेंस जो आइटम अपने को बाकी जो नहीं दे रखी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के अपन फिक्स एसेट्स का ये निकाल लेंगे कि डेप्रिसिएशन कितना लगा, या कितना डेप्रिसिएशन उस फिक्स एसेट्स पे लगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को रख लेंगे, और जो फिक्स एसेट्स का बैलेंस है वो शो हो जाएगा कितना है, और पी एंड एल अकाउंट से वो डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, या कितना होता है वो इससे इस अकाउंट के माध्यम से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड सूचना के लिए कोई मद ज्ञात करनी है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उसमें ले लेंगे। सेल है तो बाई कैश होगा, परचेज है तो टू कैश होगा, लॉस है तो बाई में आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, और डेबिट में प्रॉफिट है तो आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने को परचेज की या सेल की कोई अमाउंट निकालनी है तो वो अपन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर टैक्स है, एक्चुअल में कैश का पेमेंट कितना हुआ टैक्स के रूप में ये कैलकुलेट करना तो वो आ जाएगा, या पी एंड एल अकाउंट में कितना चार्ज किया है वो कैलकुलेट करना हो तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये देखें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है। केवल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में दोनों में कैलकुलेशन का अलग अलग ढंग है। बाकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दोनों ही मेथड में प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई सा भी मेथड हो, दोनों में एक ही तरीका कैलकुलेट करने का होगा। तो इस प्रकार अपन कैश फ्लो किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ये अपन ने फॉर्मेट के माध्यम से दोनों वीडियो में समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद। थैंक यू।